हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं अपने चैनल आरडीवाई गैलरी पे। तो हम बात करने वाले हैं म्यांमार के ऊपर। आपको खबर तो लगी गई होगी कि म्यांमार के अंदर जो है आपका मिलिट्री कू हो चुका है और वहां पे 1 साल के लिए मिलिट्री ने जो है आपका पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया और पूरे के पूरे इलेक्शन को जो है फ्रॉड बता दिया है। और अगर हम थोड़ा सा म्यांमार के बारे में जाने तो म्यांमार एक बुद्धिज्म कंट्री है। वहां पे 88% लोग जो है बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। उनकी आबादी कितनी है? 5.4 करोड़। 5.4 करोड़ की आबादी में 88% लोग जो है वहां पे बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। तो और उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक भी बहुत पीछे, यानी कि 147 है। काफी जो है गरीब देश है म्यांमार, अगर आप देखेंगे, क्योंकि लंबे समय तक वहां पे मिलिट्री का शासन रहा है। वहां पे कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई नहीं। पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चुन के आई थी, वो चली और दूसरे इलेक्शन में जो है ये फिर से चीजें खराब हो गई हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे नेबरिंग कंट्री में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में कई बार जो है आपका तख्ता पलट हुआ है और ऊपर से जो है आपके म्यांमार में भी। उसके बाद आप देखेंगे तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने कभी भी म्यांमार को एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं माना है। म्यांमार अपने आप को भले डेमोक्रेटिक कंट्री कहता हो, पर आपका इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के हिसाब से वो रिजीम है, यानी कि वहाँ पे अथॉरिटी चलती है और वहाँ पे कोई जो है आपका गवर्नमेंट वाला हिसाब नहीं है। ये आपका इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है रिपोर्ट में अपनी ये बताती है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 1974 जैसे हिंदुस्तान ने जो है अपना 1950 में संविधान लागू किया था, उसी तरह 1974 के अंदर, 1974 के अंदर म्यांमार के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू किया गया था। उनके लिए एक बहुत अच्छा दिन था। पर 1988 कुछ ही सालों के अंदर जो है वहां पे संविधान को सस्पेंड कर दिया गया और मिलिट्री ने जो है टेक ओवर कर लिया। उसके बाद ये बहुत लंबे समय तक जो है आपका मिलिट्री टेक ओवर चला और ये जो दूसरी बार गवर्नमेंट फॉर्म होकर आई थी, इससे 5 साल पहले गवर्नमेंट फॉर्म होकर आई थी, वो चली और उसके बाद ये जो अब चली है। तो अब कहाँ चल पाई, अब तो जो है सस्पेंड कर दिया गया इलेक्शन के बाद। तो अगर आप देखेंगे तो एक मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट के बीच में एक पैक्ट हुआ था 2015 से पहले, डेमोक्रेसी आने से पहले। वहां पे अपर हाउस में उनके 224 मेंबर हैं। जैसे हमारे राज्यसभा है अपर हाउस, तो जो उनका अपर हाउस है उसमें 224 मेंबर है। 224 मेंबर में से 56 मेंबर, 56 मेंबर जो हैं वो रिजर्व हैं। वहां पे कोई इलेक्शन नहीं होगा। आर्मी जो है चुन के भेज देगी कि ये हमारे मेंबर हैं। 56 मेंबर हैं 224 में। कहां पे? अपर हाउस में। उसके बाद लोअर हाउस में जो है उनका टोटल मेंबर है 440 में 110 मेंबर जो है वहां सेम प्रोसेस है, मिलिट्री चुन के भेजती है, कोई इलेक्शन नहीं होता 110 पे। तो ये पावर शेयरिंग हुई थी मिलिट्री और पब्लिक गवर्नमेंट के बीच में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में। उसके बाद आप देखेंगे कि एनएलडी है वहां की मेन पार्टी, जो अभी जो जीती है 80% लैंडस्लाइड विक्ट्री। तो मिलिट्री ने ये चीजें क्यों तोड़ी थी? 1/4 के हिसाब से जो है आपका 224 अपर हाउस और 440 लोअर हाउस में जो है 1/4 मिलिट्री की नॉमिनेशन है। क्यों? क्योंकि उनका मानना यह था कि पावर शेयरिंग जो है पूरी तरह से हमारे साथ होगी और हम पावर शेयरिंग में हिस्सा रखेंगे। पावर की जो भूख होती है ना, वो अच्छी अच्छी चीजें जो है खत्म कर देती है। तो मिलिट्री की वहां पे जो है पावर की जो भूख है, पावर ग्रैब करने की ताकत जो थी, तो उसने उसके साथ शेयर कर ली। क्योंकि सैंक्शन लगे थे, दिक्कत बहुत हो रही थी। पर जब 80% मेजोरिटी बन गई तो म्यांमार के जो मिलिट्री के जो नुमाइंदे जो पहुंचेंगे अलग अलग हाउसेज में, तो उनका उतना वहां पे वर्चस्व रहेगा नहीं। क्योंकि उनको लगा था कि जो है इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री आएगी नहीं, तो जितनी पॉलिसी मेकिंग होगी उसमें हमारा हाथ रहेगा, हमारे हिसाब से चीजें चलेंगी। पर वो हुआ नहीं उनका। तो ये इन्होंने कर दिया है नवंबर 2020 में, जब से इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं और 3-4 फरवरी को मिलना था, उससे पहले जो है सब कुछ जो है ब्लॉक कर दिया गया है। तो वहां पे नवंबर 2020 से ही जो है आर्मी ने कहना शुरू कर दिया कि ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। धीरे धीरे पेस बनाते बनाते जो है आपका 4 फरवरी को मिलना था और 1 साल के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया है। पूरे पार्लियामेंट पे को जो है मिलिट्री ने घेर लिया है, सड़कों पे मिलिट्री है, वहां पे ब्रॉडकास्ट वगैरह, टीवी चैनल सब कुछ बैन हो गए और रेडियो पे जो है अनाउंस करवा दिया था थोड़ा सा कि अब मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है और 1 साल के लिए ये पूरा म्यांमार मिलिट्री के अंडर में है। तो उसके बाद आन सान सूकी की जो पार्टी है एनएलडी, जो मैंने आपको बताया, तो आन सान सूकी जो है वहां पे स्टेट काउंसिलर है, वो डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर, यानी कि आप देखेंगे इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर होता है, जो आपका मेन पावर जो है उसके पास होती है, पर वहां पे प्राइम मिनिस्टर नाम की कोई चीज नहीं, वहां पे स्टेट काउंसिल ऑफ म्यांमार आन सान सू की।
और आंग सान सू की जो है वो अगर आप देखेंगे तो वो डायरेक्टली स्टेट काउंसलर नहीं है, इनडायरेक्टली है। क्यों? उसके बाद आप देखेंगे तो 1991 में जो है उनको जो है आपका क्या मिला है, नोबेल पीस प्राइज मिला है। और वो जो है आपका गांधी जी को फॉलो करती हैं, यानी कि वो नॉन वायलेंस को जो है फॉलो करती हैं। और उनको जो प्राइज मिला है उसमें भी उन्होंने कहा है कि गांधी जी जो है मेरे आइडल है। और उन्होंने पढ़ाई भी जो है आपका हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली में रह के जो है अपनी पढ़ाई पूरी की है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है आपका बहुत लंबे समय तक जो है वो जेल में रही हैं और डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने बहुत काम किया है म्यांमार में। पर चीज़ें फिर से जो है गड़बड़ हो रही, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि हम धीरे धीरे जो है मिलिट्री की जो है पावर हम धीरे धीरे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कम करते रहेंगे और डेमोक्रेटिक पावर पूरी तरह से एस्टेब्लिश कर देंगे। तो ये भी एक वजह थी। उसके बाद देखेंगे तो मैंने आपको बताया सबको जो है जेल वगैरह में डाल दिया है। पर वहाँ की जो मिलिट्री है इतनी ज़्यादा जो है आपका पावर एग्रेसिव क्यों है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री और म्यांमार की मिलिट्री ऑलमोस्ट एक ही जो है पहलू पे काम करती है। पाकिस्तान के अंदर भी जो बड़े बड़े मिलिट्री जनरल कमांडर उनके पास भी लाखों करोड़ों की संपत्ति है। उसके बाद वो कंपनी चलाते हैं, बहुत बड़ा उनका टर्नओवर, बहुत पैसा कमाते हैं। यानी कि जो आर्मी है पाकिस्तान और म्यांमार के अंदर वो दोनों एक हिसाब से कंपनी चलाती हैं और दबा के जो है पैसा कमाती, करप्शन करती हैं। तो जो आप म्यांमार आर्मी के जो कमांडर थे, यानी कि आर्मी के जो चीफ थे, उनकी भी बहुत सारी संपत्ति विदेशों में है, उनके रिलेटिव्स के नाम से सब कुछ है। और उनका जो है 1 साल बाद जो है उनका टर्म पूरा हो रहा था, तो उनको डर था कि जितना मैंने सब कुछ बनाया वो कहीं निकल ना जाए। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और एक रीज़न ये भी है कि नवंबर 2020 में जब ये इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे तो उसके बाद चाइना के आपके फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिसर और उनसे जो है म्यांमार आर्मी चीफ की मीटिंग हुई थी उस टाइम पे जब इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे नवंबर 2020 में। तो एक इसमें एंगल चाइना का भी माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि जो है हमारा आर्मी ने जो है क्या बात करी चाइना ऑफिसर से। तो वो भी एक एंगल है कि चाइना का भी इस कू में जो है हाथ है, इस कू में जो है पूरा पूरा हाथ एक चाइना का भी माना जा रहा है। लेकिन हाँ, फोर फ्रंट पे तो कोई आगे इसको बोलेगा नहीं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भी आपका म्यांमार जो है 137 रैंक है। 137 रैंक कितनी पीछे है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है उनकी क्या हालत होगी। उसके बाद आप देखेंगे तो आर्मी चीफ जो है म्यांमार के वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रो चाइना है, काफ़ी हद तक जो है वो जो है प्रो चाइना है। और उन्होंने है जो है बेसिकली जो पूरा रोहिंग्या के ऊपर जो ये सब कुछ अत्याचार हुआ है उसमें डायरेक्टली जो है म्यांमार आर्मी चीफ का जो है हाथ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो चाइना की यहाँ पे हिपोक्रेसी आप देखें तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने ओपनली जो है बोला है म्यांमार आर्मी चीफ को कि ये मेरे भाई हैं, ये जो है मेरे भाई हैं और हम इनको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। चाइना खुद के देश में तो उइगर मुस्लिम के साथ जो कर रहा है वो तो सबको पता है। उसके बाद पाकिस्तान के बड़े बड़े कमांडर्स और मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक के जो है वहाँ पे ऑफिसर ने ये कहा है कि बलोच जो आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है बलूचिस्तान से होते हुए ग्वादर पोर्ट तक, तो बलोचों ने वहाँ पे बहुत दिक्कत कर रखी है और करनी भी है, क्योंकि उनको जमीनों से निकाल के जबरदस्ती कब्जा करके बनाया गया है। तो जो बलोच लोग हैं वहाँ पे उनके ऊपर चाइना ओपनली पाकिस्तानी कमांडर्स को पैसा देता है कि आप इनको ठोकिए और पूरी तरह से सपोर्ट देता है कि इनको मारिए काटिए जो मर्जी करिए। कुल मिला के यहाँ ये ओपन वर्ड्स हैं पाकिस्तानी कमांडर्स के कि हमें चाइना इतने पैसे दे रहा है, इतने वेपन सपोर्ट सब कुछ दे रहा है बलोची को मारने के लिए बलूचिस्तान में। तो चाइना कैसा देश है, खुद की कंट्री में उइगर मुसलमान को, उसके बाद बलोचों को, ठीक है, यहाँ तो वो गलत कर रहा है। उसके बाद कश्मीर में उसको ये दिखता है कि कश्मीरियों के साथ इंडियन आर्मी गलत कर रही है, बल्कि वहाँ पे कुछ नहीं है। तो वहाँ पे वो कश्मीर के सपोर्ट में जो है खड़ा हो जाता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है आपका वहाँ पे मीटिंग बुलाई थी 370 हटने के बाद कि वहाँ पे बहुत कुछ गलत हो रहा है, XYZ जो भी हो रहा है। तो कश्मीर में उसको गलत दिखता है जहाँ की कुछ नहीं है। और खुद बलोचों को जो है वहाँ पे मरवाया जा रहा है। उइगर मुसलमानों को जो है एजुकेशन के नाम पे जो है उनके साथ क्या हो रहा है, 10 लाख उइगर मुसलमान को जो है आपका बंद कर रखा है कैंपों के अंदर, उनके साथ क्या हो रहा है सबको पता है। उसके बाद जो पूरा का पूरा जो है यहाँ पे तख्ता पलट हो गया है, तो उनको जाके बोल रहा है कि हाँ ही है। तो कुल मिला के एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी चाइना चला रहा है जो कि स्पाइनलेस है, मतलब
जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है उसके हम क्या बोलेंगे, स्पाइनलेस, हिपोक्रेटिक देश। मतलब इतनी फ्लेक्सिबल है कि हम कहीं भी चले जाएंगे, हमें हमारा मतलब चाहिए, यानी कि हमारा कोई सिद्धांत नहीं है, हमारा कोई सिद्धांत नहीं है, हम सिद्धांत के ऊपर नहीं चलते, हम सिर्फ और सिर्फ मतलब के ऊपर चलते हैं, सीधा सा एक लाइन ये है। तो जो कंट्रीज का कोई सिद्धांत नहीं है, जिसको मतलब के ऊपर चलना है, तो किधर पलटी, कैसे पलटी, कब मारेगा, कोई पता नहीं। उसके बाद देखिए भाई अमेरिका क्या करेगा, वो तो बस मुंह उठा के सैंक्शन लगा देगा। S-400 पे उसको इंडिया पे भी सैंक्शन लगाना है, अब वो म्यांमार के ऊपर भी सैंक्शन लगा रहा है। तो आने वाले टाइम में अमेरिका को ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो सैंक्शन से, अब तक सैंक्शन से चलता आया है, आगे चल के क्या वो सैंक्शन से किसी का कुछ बिगाड़ पाएगा। 2014 से रशिया के ऊपर उसने सैंक्शन लगा लें, कुछ बिगाड़ पाया। नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शन है, कुछ नॉर्थ कोरिया का बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। ईरान के ऊपर सैंक्शन है, कुछ बिगड़ा। $400 बिलियन की डील होते होते चाइना से अटकी पड़ी हो, पता नहीं कब होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन चांसेस डोनाल्ड ट्रंप आते तो वो 100% हो जाती है, अब होने के चांसेस बहुत कम है। तो सैंक्शन से काम नहीं चलेगा। अगर आप पूरे दुनिया पे सैंक्शन ही लगाते रहोगे तो भैया सैंक्शन कब तक लगाओगे, पूरी दुनिया चाइना के पाले में हो जाएगी, आपके पास क्या बचेगा, नेटो और उसके अलाइज। तो नेटो और अलाइज लेके क्या करोगे, कुछ नहीं होगा। तो पूरी दुनिया जब चाइना के पाले में चली जाएगी तो नेटो और अलाइज लेके तुम पूरी दुनिया पे क्या राज करोगे।